इस कहानी की शुरुआत उन अच्छे पुराने दिनों से हुई जब इंसानों के पास बिजली थी। शिकागो में हम छोटी चार्ली को देखते हैं जो कि लूनी टून्स देख रही थी। छोटा डेनी आईपैड पर गेम खेल रहा था और वहीं उनकी माँ रशेल अपने फोन में बिजी थी। तभी अचानक उनके पिता बेन घबराए हुए घर के अंदर आए और उन्हें बताया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रशेल समझ गई थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ दो लोग हाईवे पर कहीं जा रहे थे। उनमें से एक माइल्स है जो बेन का भाई है और दूसरा शख्स माइल्स का दोस्त है। उसी वक्त माइल्स को बेन का कॉल आया। बेन ने हड़बड़ाहट में माइल्स से कहा कि ये सब कुछ अब बंद होने वाला है और इसके बाद ये कभी भी वापस चालू नहीं होगा। कंफ्यूज माइल्स ने अपने भाई से सब कुछ शांति से समझाने के लिए कहा, लेकिन तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और उसी समय उसके दोस्त का फोन भी अपने आप टिमटिमाते हुए बंद हो गया। दूसरी तरफ जैसे ही लाइट्स टिमटिमाने लगी, बेन ने अपना लैपटॉप चेक किया जिसमें कुछ फाइल्स डाउनलोड हो रही थी और कुछ ही पलों में वो 100% कंप्लीट हो गई। इसके बाद बेन ने लैपटॉप से एक यूएसबी को निकाला और उसे मेटल की एक त्रिकोणीय लॉकेट जैसे दिखने वाली चीज में रख दिया। इधर हाईवे पर माइल्स और उसका दोस्त अपनी कार से बाहर आकर देखते हैं कि हाईवे पर मौजूद सभी कार्स की हेडलाइट्स टिमटिमाते हुए बंद हो रही थी। प्लेन्स क्रैश होना शुरू हो गए और ट्रांसफॉर्मर्स ब्लास्ट होने लगे जिससे आग लग गई और यहाँ तक कि वहाँ मौजूद विलिस टावर भी पूरी तरह से अंधेरे में ढल चुका था। तब हम पृथ्वी का सैटेलाइट व्यू देखते हैं जहाँ पर सभी तरफ लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही थी। ये सबसे पहले यूएस के उत्तरी कोने से शुरू हुआ और फिर पश्चिम के साथ दक्षिण की तरफ भी बढ़ता गया। पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इसके बाद हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें बताया गया कि उस मनहूस दिन को 15 साल गुजर चुके हैं। उस ब्लैकआउट डे के बाद सब चीजें बंद हो गई, सभी इलेक्ट्रिक चीजें बेकार हो गई और यही नहीं, कार के इंजन, बड़े बड़े एरोप्लेन और यहाँ तक कि छोटी बैटरीज भी डेड हो गई। इससे एक चेन बन गई उन घटनाओं के बारे में जो बड़े पैमाने पर जन हानि का कारण बनी। ऐसी दुनिया जहाँ पर बीमारी है लेकिन उसकी दवाई नहीं, आग है लेकिन उसे बुझाने के लिए कोई साधन नहीं, खाना है लेकिन फैक्ट्री नहीं। जल्द ही सरकारें गिर गई और उनकी जगह मिलिशिया ने ले ली। ब्लैकआउट के बाद अमेरिका 6 भागों में डिवाइड हो चुका था। मोनरो गणराज्य, जॉर्जिया फेडरेशन, प्लेन्स नेशन, टेक्सास, कैलिफोर्निया कॉमनवेल्थ और द वेस्टलैंड। बड़ी सिटी में आतंकवाद फैलने की वजह से ज्यादातर लोग उन जगहों को छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगह पर चले गए। बेन और उसका परिवार भी उन्हीं लोगों में शामिल है जो अब छोटे ग्रामीण इलाकों में रहने लगे। ये मोनरो रिपब्लिक में शांतिपूर्ण कॉलोनी है जहाँ पर कुछ सैकड़ों लोग बसे हुए हैं। यहाँ हमें पता चला कि बेन की वाइफ रशेल की कुछ सालों पहले डेथ हो गई और अब वो एक ब्रिटिश डॉक्टर मैगी के साथ है। बेन के बच्चे डेनी और चार्ली भी अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन डेनी को अस्थमा है जिस वजह से उसे अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। एक दिन चार्ली अपने भाई डेनी के साथ जंगल में थी कि तभी उसे वहाँ एक लावारिस कैरावेन मिली। जब उसने उसकी जांच की तो वहाँ उसे एक छोटा सा फ्रिज मिला। उसे देखकर उसे कुछ याद आया। ब्लैकआउट होने के कुछ मिनट बाद ही चार्ली के माता पिता ने उसे उनके पास रखी पूरी आइसक्रीम खाने दी थी क्योंकि वो आखिरी बची हुई आइसक्रीम थी। थोड़े दिनों बाद जब चार्ली जंगल में कुछ कर रही थी कि तभी वहाँ पर मोनरो रिपब्लिक की मेन मिलिट्री फोर्स द मोनरो मिलिशिया कॉलोनी में घुस गई। मिलिशिया के हाथ पर मोनरो रिपब्लिक के लोगों का निशान बना होता है जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि वो मिलिशिया के मेंबर्स हैं। और क्योंकि ये कॉलोनी मोनरो रिपब्लिक में आती है इसलिए यहाँ के निवासियों को अपनी खेती का कुछ हिस्सा मिलिशिया को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। हालांकि बेन जानता है कि वो लोग टैक्स से भी बड़ी किसी चीज के लिए वहाँ पर आए हैं। बेन को जब रियलाइज हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है तो वो जल्दी से अपने एक अच्छे दोस्त एरन के पास पहुंचा और उसे वही लॉकेट दिया जिसमें उसने वो यूएसबी डाली थी जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखी थी और उसने एरन से किसी भी हालत में उस लॉकेट को सुरक्षित रखने के लिए कहा। फिर मिलिशिया ग्रुप के कैप्टन मेजर टॉम नेविल ने बेन से उनके साथ चलने के लिए कहा। उसने बेन के भाई माइल्स के बारे में भी पूछा, लेकिन बेन ने जवाब दिया कि वो माइल्स से पिछले 15 सालों से नहीं मिला। सभी लोग डरे हुए ये सब देख रहे थे और जब मिलिशिया वहाँ से जाने लगी कि तभी डेनी ने उनकी तरफ क्रॉसबो पॉइंट करके अपने पिता को छोड़ देने की धमकी दी। हालांकि बेन ने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और बदकिस्मती से पहली गोली डेनी को ही लग गई और इसके बाद डेनी ने उनमें से एक आदमी को मार दिया और देखते ही देखते सभी गांव वालों ने मिलिशिया पर हमला कर दिया। लेकिन वो ज्यादा देर तक मिलिशिया का मुकाबला नहीं कर पाए। काफी सारे लोगों के मरने के बाद टॉम और उसके लोग वहाँ से चले गए, लेकिन डेनी को अपने साथ होस्टेज बनाकर ले गए। थोड़ी देर बाद चार्ली जब वापस आई तब उसने अपने पिता को खून से लथपथ देखा और मरने से पहले बेन ने चार्ली को बताया कि मिलिशिया ने डेनी को किडनैप कर लिया और उसका अंकल माइल्स ही उसे बचाकर वापस ला सकता है जो शिकागो में रहता है। चार्ली ने रोते हुए बेन की तरफ देखा और बेन ने उसे अपने अंकल माइल्स को ढूंढने का कहते हुए दम तोड़ दिया। चार्ली को अपने पिता की मौत का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके पास शोक मनाने जितना समय नहीं था। उसने अपना सामान पैक किया और अकेले ही जाने लगी, लेकिन तभी मैगी और एरन ने भी उसके साथ जाने का फैसला किया। तीनों पूरे दिन चलते हुए खतरनाक इलाकों से गुजरे और इस बीच एक दूसरे से काफी अच्छा बॉन्ड भी बना लिया। अगली सुबह जब चार्ली पास में मौजूद झरने पर पानी लेने गई तब उसकी मुलाकात एक खतरनाक दिखने वाले आदमी नेड से हुई। हालांकि ब्लैकआउट के बाद से पूरी दुनिया में आतंकवाद बढ़ चुका था, इस वजह से किसी भी नए आदमी को एक खतरा ही माना जाता है, स्पेशली चार्ली जैसी लड़की के लिए। लेकिन नेट ने सिर्फ उसका नाम पूछा और उसे जाने दिया। उस
रात चार्ली और उसके साथियों को एक लावारिस प्लेन मिला और उन्होंने उसी प्लेन में रात बिताने का फैसला किया। लेकिन बदकिस्मती से वो प्लेन चोर बदमाशों का अड्डा था। वो चोर उन तीनों को चाकू दिखाकर चार्ली को साइड में ले गए, लेकिन मैगी ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पहले से ही उसके पास रखी विस्की में जहर मिला दिया था, जो उसने उन चोरों को पिला दी। और जैसे ही उन्होंने वो विस्की पी वो मर गए। वहीं दूसरी तरफ वो तीसरा चोर चार्ली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था कि तभी नेट वहां पर आया और उसने चार्ली को बचा लिया। अगली सुबह नेट भी उनके साथ शामिल हो गया, ये कहते हुए कि वो भी शिकागो ही जा रहा है। मैगी नेट के उनके साथ जुड़ने से खुश नहीं थी और उसने चार्ली से कहा भी कि वो ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन चार्ली ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि सभी लोग बुरे नहीं होते। दूसरी तरफ मेजर टॉम और उसके साथी जब सो रहे थे उसी वक्त डैनी खुद को आजाद करता हुआ वहां से भाग निकला। वो पूरी रात भागता रहा और मिलिशिया से काफी दूर निकल गया, लेकिन तभी उसे अस्थमा अटैक आया, जिस वजह से वो एक घर के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने एक लेडी को उसके सामने बंदूक लिए खड़े हुए देखा। उस लेडी का नाम ग्रेस था और उसने डैनी से उसके बारे में पूछा। इस पर डैनी ने बताया कि उसे किडनैप किया गया था। ये सुनकर ग्रेस ने डैनी के सामने से वो राइफल हटा दी और उसने डैनी को एक अस्थमा पंप भी दिया जो उसके मरे हुए बेटे का था। दूसरी तरफ वो सभी शिकागो सिटी पहुंच गए और शिकागो सिटी भी मॉन्टरे रिपब्लिक में ही आती है। वो जगह देखने लायक है। वहाँ पर सब तरफ पेड़ पौधे निकले हुए हैं। वहाँ की सड़कों पर फिश मार्केट बना हुआ है। वॉक्सवैगन बीटल कार अब घोड़ा गाड़ी में बदल चुकी है। फिर बेन द्वारा बताए गए एड्रेस के हिसाब से वो सभी एक होटल में पहुंचे और वहाँ के बारटेंडर से माइल्स मैथसन के बारे में पूछने लगे। हालांकि पहले तो उस बारटेंडर ने इस नाम के किसी भी आदमी को पहचानने से मना कर दिया, लेकिन फिर जब चार्ली ने अपने पिता बेन की मौत की खबर सुनाई तब उसने जवाब दिया और उसने खुलासा किया कि वही माइल्स है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसने अपनी पहचान गुप्त रखी हुई है। थोड़ी देर बाद माइल्स चार्ली को अपने साथ अंदर ले जाकर उसे अकेले में बात करता है। चार्ली ने माइल्स को सब कुछ बताया कि कैसे मिलिशिया ने उसके पिता की जान ले ली और डैनी को किडनैप कर लिया। इसके बाद उसने पूछा कि वो लोग आखिर उनके परिवार के पीछे क्यों पड़े हैं। इस पर माइल्स ने जवाब दिया कि बेन उस दिन हुए ब्लैकआउट के बारे में कुछ जानता था। मोनरो रिपब्लिक का लीडर जनरल मोनरो एक क्रूर तानाशाह है और वो इस पूरे देश पर या कहे तो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे कई सारे तरह के हथियार जैसे टैंक्स, फाइटर प्लेन्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की भी जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि सिर्फ बेन ही ब्लैकआउट के पीछे की वजह जानता था, इसलिए मोनरो का मानना है कि बेन ही फिर से बिजली वापस ला सकता है। ये सब सुनने के बाद चार्ली को अपने भाई की और भी ज्यादा चिंता होने लगी और उसने अपने अंकल से उसकी मदद करने को कहा, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि माइल्स ने मना कर दिया। माइल्स ने दावा किया कि ये काम बहुत जोखिम भरा है और उनसे लड़ने का कोई फायदा भी नहीं है। ये सुनते ही परेशान चार्ली अपने ग्रुप के पास आई और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी और उसे उदास देखकर नेट होशियारी झाड़ता हुआ आगे बढ़ा और वो माइल्स से झगड़ा करने लग गया, लेकिन इस चक्कर में उसका खुद का भांडा फूट गया और तब ये पता चला कि नेट भी मोनरो मिलिशिया का ही मेंबर है। वो चार्ली और उसके ग्रुप का पीछा सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि वो माइल्स तक पहुंच सके। ये जानने के बाद सभी दंग रह गए, लेकिन वो कुछ कर सकते उसके पहले ही नेट वहां से भाग गया। इधर माइल्स के गुप्त ठिकाने का पता चल जाने के बावजूद भी माइल्स उस जगह को छोड़कर भागने से मना कर देता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अकेला ही मिलिशिया का सामना कर लेगा। चार्ली और उसके साथियों ने माइल्स की मदद करने की पेशकश की, लेकिन माइल्स ने उन पर चिल्लाते हुए उन्हें वहां से चले जाने के लिए मजबूर कर दिया। थोड़ी ही देर में मिलिशिया की आर्मी नेट के साथ वहां पर पहुंच गई और माइल्स के साथ लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन ज्यादा लोगों के होने के बावजूद भी माइल्स ने अपनी बेहतरीन तलवारबाजी से सबका सामना किया और एक एक करके अपने दुश्मनों को मारता गया। जल्द ही चार्ली और उसके साथी भी वहां पर आ गए और माइल्स का साथ दिया और इन सब झगड़े के बीच मिलिशिया के एक मेंबर ने चार्ली को मारने की कोशिश की, लेकिन ताज्जुब की बात हुई कि नेट ने उस आदमी को ही मारकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद माइल्स ने मिलिशिया ग्रुप के कैप्टन को ही मार दिया। फिर उसने चार्ली का साथ देकर डैनी को वापस लाने की बात पर हाँ कर दी। फिर हम उस ब्लैकआउट की रात का फ्लैशबैक देखते हैं जब पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। तब माइल्स अपने दोस्त के साथ कार से बाहर निकला और फिर वो दोनों उनके आर्मी बेस पर पहुंचे, मतलब कि वो दोनों आर्मी ऑफिसर्स थे। यहाँ हमें माइल्स के दोस्त के हाथ पर एम अल्फाबेट का टैटू दिखा, बिल्कुल वही निशान जो मिलिशिया का सिंबल है। और ये खुलासा हुआ कि माइल्स का वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन मिलिशिया है, मोनरो रिपब्लिक का लीडर। इस तरफ मेजर टॉम और उसके लोग डैनी के पैरों के निशान का पीछा करते हुए ग्रेस के घर तक पहुंच गए। शुरू में ग्रेस ने डैनी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब टॉम ने उसे मारने की धमकी दी तो वो बेचारी पीछे खिसक गई। फिर मिलिशिया उसके घर में घुसी और डैनी को फिर से पकड़ लिया गया। मिलिशिया के जाने के बाद ग्रेस जल्दी से बेसमेंट में गई और उसने अपना पेंडेंट निकाला। वो पेंडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा बेन ने एरन को संभालने के लिए दिया था। जैसे ही ग्रेस ने उसे प्रेस किया कि उसी वक्त उसके रूम में मौजूद लाइट बल्ब जलने लग गया। फिर ग्रेस ने उस पेंडेंट को उसके अस्थायी कंप्यूटर में लगाया और किसी से बात करने लग गई। वो शख्स उसे बताता है कि किस्मत से मिलिशिया को उनके सीक्रेट के बारे में कुछ पता नहीं चला। इस तरफ माइल्स बाकी सभी को एक सराय में ले जाता है। वो उसकी एक साथी नोरा की तलाश कर रहा है जो कि बम बनाने में माहिर है। माइल्स ने चार्ली से कहा कि अगर उन्हें डैनी को
बचाना है तो उन्हें नोरा जैसे अच्छे फाइटर की जरूरत पड़ेगी। उस सराय में अचानक कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार भी माइल्स ने उन्हें आसानी से पछाड़ दिया। फिर उसने उनमें से एक आदमी को पकड़कर उससे नोरा के बारे में पूछा। तब उसे ये पता चला कि नोरा को मिलिशिया ने पकड़ लिया और वर्तमान में वो उनकी गुलाम बनकर काम कर रही है। रात को माइल्स ने अकेले ही वहाँ जाने का फैसला किया, ये कहते हुए कि वहाँ पर बहुत खतरा है, और उसने बाकी साथियों से आज से ठीक 2 हफ्तों बाद लोवेल इंडियाना में मिलने को कहा। हालांकि अगली सुबह जब मैगी और एरन की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि चार्ली भी माइल्स की मदद करने उसके पीछे चली गई है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो एरन ने मैगी को वो पेंडेंट दिखाया जो बेन ने उसे दिया था। उसने खुलासा किया कि बेन ने उसे वो पेंडेंट ग्रेस नाम की एक लेडी को देने के लिए कहा था, जो ग्रैंड पार्क इलिनॉइस में रहती है। हालांकि वो दोनों चार्ली को लेकर थोड़ी चिंता में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि चार्ली अपना ख्याल खुद रख सकती है, और वो दोनों ग्रेस को ढूंढने के लिए ग्रैंड पार्क की ओर निकल पड़े। वो दोनों इस बारे में बात करते हैं कि शायद ग्रेस पृथ्वी पर फिर से बिजली ला सकती है। दूसरी तरफ जब मेजर टॉम उसके लोगों के साथ फिर से बेस की तरफ जा रहा था, तभी उसने गोली चलने की आवाज सुनी। ये सुनते ही उसने उस आवाज का पीछा किया और एक छोटे से घर पर पहुंचा, और यहाँ हमें ये पता चला कि मुनरो रिपब्लिक में आम लोगों को गन रखने की अनुमति नहीं है, और यही कारण था कि हर कोई उनके पास क्रॉसबो और दूसरे हथियार रखा करते हैं। मेजर टॉम ने उस घर के मालिक से घर में रखे सभी हथियार उन्हें सौंप देने के लिए कहा। उस आदमी को पता चल गया कि वो अब मरने वाला है, तो उसने टॉम के एक आदमी को शूट कर दिया, और फिर टॉम ने उस आदमी को ही मार डाला। इधर डरा हुआ डैनी ये सब देख रहा था। इधर मिलिशिया बेस पर हम जनरल मोनरो को देखते हैं। दुनिया में जितनी भी बुराई और क्रूरता हो रही थी, उसके पीछे यही राक्षस है। मोनरो एक आदमी से कुछ हथियार के ठिकानों के बारे में पूछताछ कर रहा था, और जब उस आदमी ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया, तब उसने उस आदमी को बुरी तरह से मार दिया। बाद में वो एक कमरे में मौजूद उसके एक वर्कर से मिला, जो कि और कोई नहीं बल्कि बेन की वाइफ रशेल थी, जिसे अभी तक सब मरा हुआ समझ रहे थे। मोनरो ने उसे बताया कि बेन अब इस दुनिया में नहीं रहा, और ये सुनकर रशेल काफी दुखी हुई। इस तरफ चार्ली पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद फाइनली अपने अंकल माइल्स के पास पहुंची, और जैसी उम्मीद थी माइल्स ने चार्ली को उसकी बात ना मानने पर डांटना शुरू कर दिया। लेकिन जब चार्ली ने उसे बताया कि उसके भाई डैनी को कभी भी अस्थमा का दौरा पड़ सकता है, तो ये सुनकर वो शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने ढेर सारे बंधकों को देखा जो कि एक हेलीकॉप्टर को खींच कर ले जा रहे थे। इससे ये पता चला कि जनरल मुनरो को पूरा यकीन है कि एक न एक दिन पृथ्वी पर एनर्जी फिर से जरूर आएगी, और वो अभी से पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। उन्हीं बंधकों में नोरा भी शामिल थी, लेकिन उसे बचाना मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स थे, और उनमें से एक के पास स्नाइपर राइफल भी थी। खतरा होने के बावजूद भी माइल्स अपने दोस्त को बचाने के लिए रेडी था। माइल्स ने रात होने का इंतजार किया और फिर अपनी योजना पर आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने वहाँ मौजूद गार्ड्स का ध्यान भटकाया, और फिर चुपके से बंधकों के पास पहुंचा और नोरा को आजाद कर दिया। लेकिन तब माइल्स को पता चला कि नोरा खुद अपनी मर्जी से उनकी गुलाम बनी थी, ताकि वो उस गार्ड से स्नाइपर राइफल चुरा सके, क्योंकि इस दुनिया में स्नाइपर राइफल काफी नायाब हथियार है। फिर माइल्स ने नोरा से कहा कि उसे उसके भतीजे डैनी को बचाने के लिए नोरा की मदद की जरूरत है। ये सुनते ही नोरा ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन बदले में माइल्स से वो स्नाइपर राइफल चुराने में उसकी मदद मांगी। माइल्स ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वो तीनों पास में मौजूद एक झोपड़ी में गए और प्लान बनाने लगे। गन पाउडर का इस्तेमाल करते हुए नोरा ने एक अस्थायी गन बनाई, ताकि वो स्नाइपर वाले गार्ड को मार सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये गन सिर्फ कुछ मीटर की दूरी से ही चलाई जा सकती थी। इसका मतलब उनमें से किसी को उस गार्ड के करीब जाकर उसे शूट करना होगा। अब क्योंकि माइल्स और नोरा आसानी से नजर में आ सकते हैं, इसीलिए चार्ली को ही ये काम करना पड़ा। उसके जाने से पहले माइल्स ने उसे भरोसा दिलाया कि जैसे ही वो उस गार्ड को मारेगी, माइल्स और नोरा बाकी के गार्ड्स पर हमला कर देंगे। बाद में चार्ली ने उस गन को अपनी आस्तीन में छिपाई और खोई हुई यात्री की एक्टिंग करती हुई गार्ड्स के पास पहुंची। फिर वो स्नाइपर वाले गार्ड के पास पहुंची और उसे जान से मार दिया, और दूसरे गार्ड्स कुछ कर पाते उसके पहले ही माइल्स और नोरा ने उन पर हमला करके उन सभी को भी मार डाला। इस सब के बाद जब दूसरे सभी बंधक अब आजाद हो चुके थे, नोरा ने खुलासा किया कि उसने ये राइफल विद्रोहियों के लिए चुराई है, देशभक्त लोगों का वो ग्रुप जो उनके देश को मिलिशिया से आजाद कराना चाहते हैं। इधर ग्रैंड पार्क में ग्रेस अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रही थी कि अचानक एक अजनबी उसके घर के अंदर घुसकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके पास भी ग्रेस जैसा ही लॉकेट था, जिसकी मदद से उसके पास मौजूद इलेक्ट्रिक स्टिक काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ माइल्स ने नोरा से उस विद्रोहियों के ग्रुप को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। यहाँ पर यह पता चला कि वो दोनों पहले कपल थे, लेकिन ब्लैकआउट के बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। कुछ ही देर में वो उन विद्रोहियों के अड्डे पर पहुंचे, जिसका लीडर एक पादरी है। वो पादरी ये देखकर खुश हुआ कि नोरा स्नाइपर गन ले आई, लेकिन एक बुरी खबर भी सुनाई कि उनके ग्रुप पर हाल ही में हमला हुआ था। और जब वो सभी उस बेस के अंदर पहुंचे तो वहाँ काफी सारे लोगों की लाशें और कुछ लोग घायल हालत में पड़े थे। पादरी ने यह भी बताया कि उनमें से कुछ लोग गायब भी हैं। ये सुनते ही माइल्स ने जल्दी से वो जगह छोड़ देने के लिए कहा। माइल्स का कहना है कि मिलिशिया उनके आदमियों से पूछताछ कर रही होगी और कुछ ही समय में वो लोग उनके इस अड्डे तक भी पहुंच जाएंगे। नोरा माइल्स की बात से सहमत हुई, लेकिन वो जगह खाली करने के लिए
30 मिनट का समय मांगा ताकि वो घायल लोगों की मदद कर सके। लेकिन उनका ये फैसला सही साबित नहीं हुआ क्योंकि कुछ ही मिनटों में मिलिशिया वहां पर आदम की, जहां पर उनका कैप्टन एडम भी उनके साथ था। ये देखकर माइल्स ने उनके सबसे अच्छे शूटर को स्नाइपर देकर ऊपर छत पर निगरानी करने के लिए भेज दिया ताकि उन्हें वहां से निकलने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। माइल्स का ये प्लान काम कर गया और उस शूटर ने एक के बाद एक मिलिशिया के आदमियों को ढेर करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इसी सब में रात हो गई। इधर अंदर की तरफ माइल्स और दूसरे सभी लोग एक टनल बना रहे थे ताकि वो दूसरी तरफ से बचकर निकल सके, लेकिन उनका यह प्लान बुरी तरह से फेल हो गया जब वो दीवार कमजोर पड़ी और पूरी तरह से टूटकर बिखर गई और उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। और उसी समय छत पर मौजूद उनका स्नाइपर भी मारा गया। जल्द ही कैप्टन एडम और उसके लोग बेस में घुस गए, लेकिन माइल्स ने उन सभी लोगों को मारते हुए एडम को ही बंदी बना लिया। उसने फिर उसे एक रूम में बांध कर आगे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसी समय एडम ने माइल्स को पहचान लिया। यह देखकर रूम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जब चार्ली ने पूछा कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, तब एडम ने खुलासा किया कि माइल्स एक समय पर जनरल मुनरो का राइट हैंड रह चुका है। असल में माइल्स ने ही पूरी मिलिशिया को ट्रेनिंग दी है और इसीलिए वो सभी इतने खतरनाक है। इधर ये खुलासा होने के बाद भी माइल्स उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के बारे में ही सोच रहा था। फिर माइल्स ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें वो खुद को मुनरो मिलिशिया के हवाले करने के लिए राजी हो गया, लेकिन बदले में उसके लोगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और कुछ सोचकर एडम ने उसका ये प्रस्ताव मान लिया और जल्द ही माइल्स को बंदी बना लिया गया। तब हमने एक फ्लैशबैक देखा जिसमें ब्लैकआउट के 2 हफ्तों बाद माइल्स अपने भाई को ढूंढने के लिए शिकागो की तरफ चला गया था और उसका दोस्त मुनरो भी उसके साथ था। रास्ते में उन्हें 2 लोग दिखाई दिए जो एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे थे और उस आदमी को बचाने के लिए माइल्स आगे आया। उसने अपनी गन निकाली और उन दोनों लोगों को शूट कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने उस आदमी की मदद की जो कि और कोई नहीं बल्कि कैप्टन एडम खुद था। और यही रीजन है कि हालांकि दोनों अलग अलग ग्रुप में होने के बावजूद भी एडम माइल्स की इज्जत करता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आई जहाँ पर मिलिशिया माइल्स को उनके अड्डे पर ले जा रहे थे। जब वो एक ब्रिज के पास पहुंचे कि अचानक वहाँ एक धमाका हुआ और जब सभी लोग हैरान थे कि तभी नोरा और चार्ली वहाँ पर आई और उन्होंने माइल्स को बचा लिया। और जाने से पहले उन्होंने उस ब्रिज पर एक और धमाका किया ताकि मिलिशिया उनका पीछा ना कर सके। दूसरी तरफ मैगी और एरन ग्रेस को ढूंढते हुए फाइनली उसके घर पर पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। एरन जो कि ब्लैकआउट से पहले गूगल कंपनी का एम्प्लॉय रह चुका है, कंप्यूटर्स के बारे में अच्छी तरह से जानता है। तो जब वो बेसमेंट में पहुंचा तो उसने ग्रेस के कंप्यूटर को नोटिस किया और वो समझ गया कि उसे हाल ही में बनाया गया है। इसका मतलब कि ग्रेस के घर पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। हालांकि उसने उस कंप्यूटर के काफी देर तक जांच की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। थका हुआ एरन फिर ऊपर आया और मैगी को सारी बात बताई। उसी वक्त उसके पास मौजूद पेंडेंट चमकने लगा और पास ही रखे हेडफोन में गाना चलना शुरू हो गया। और उसी वक्त मैगी का फोन भी फिर से ऑन हो गया और उसने इतने सालों बाद फोन में लगी अपने बच्चों की तस्वीर को देखा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।